हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या डीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, और एंशिएंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इस टॉपिक से यूपी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस में इस टॉपिक को लेकर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इस क्लास को देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस टॉपिक से क्या पूछा जाता है इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से वो ये था कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया, अर्थात किस टाइम पीरियड में गुप्त वंश ने शासन किया। तो 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, 275 से लेकर 550 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड रहता है। किसका? गुप्त वंश का। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया था कि जो वाकाटक शासक हैं प्रवरसेन प्रथम, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो पूछा हुआ था कि किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया है, तो वो है वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, सेतुबंध जो पुस्तक है इसको भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि सेतुबंध के लेखक कौन है, तो ये हैं प्रवरसेन द्वितीय। तो प्रवरसेन प्रथम दूसरे हैं और प्रवरसेन द्वितीय दूसरे हैं, याद रखना। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, और जो प्रवरसेन द्वितीय हैं वो सेतुबंध के लेखक हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त हैं इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इस बात को याद रखना, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, पहली बात तो इनकी बहुत फेमस जो उपाधि है विक्रमादित्य है। तो याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम भी था जिस देवगुप्त। तो देवगुप्त के बारे में भी याद रखना। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इनका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। ठीक है, और इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था देवगुप्त को लेकर, तो इस बात को याद रखना। फिर पूछा गया था कि प्रथम गुप्त शासक कौन है जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो याद रखना ये है समुद्रगुप्त। ये पहले गुप्त शासक हैं जिन्होंने परम भागवत जैसी उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो याद रखना इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसी स्तंभ पर, जो अशोक स्तंभ है इलाहाबाद में, इसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त के जो संधि विग्रहक हैं या दरबारी कवि आप कह सकते हैं, हरिसेन, उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। किसका? समुद्रगुप्त का, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है, और इसमें समुद्रगुप्त की विजय जो हैं वो वर्णित हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखना। प्रयाग प्रशस्ति में पूछा था कि कौशल के जो शासक हैं उनका क्या नाम वर्णित है, तो कौशल के शासक का नाम महेंद्र दिया गया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है उस पर अन्य किन शासकों के नाम का या उनके कार्यों का वर्णन मिलता है, तो याद रखना कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी लेख उत्कीर्ण हैं। इसी के साथ साथ अकबर के नवरत्नों में शामिल जो बीरबल हैं उनका भी उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर, तो ये भी याद रखना। पूछा गया था कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र या लिच्छवियों का नाती भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो समुद्रगुप्त हैं इन्हीं को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो समुद्रगुप्त की माता हैं कुमार देवी, ये लिच्छवी राजकुमारी थी, तो इनके बारे में याद रखना। ठीक है, फिर पूछा गया था कि पृथिव्यः प्रथम वीर, ये किसकी उपाधि है? पृथिव्यः प्रथम वीर, पृथ्वी का जो पहला वीर है, ऐसी उपाधि जो है किसने धारण की थी, तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि है, तो इसके बारे में याद रखना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है, तो याद रखना जो हरिसेन हैं ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया था देवी चंद्रगुप्तम के बारे में। जो देवी चंद्रगुप्तम है नाटक है, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक वैशाख दत्त हैं। बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन।
तो इस बात को याद रखना। विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखदत्त, इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं। पूछा गया था दक्षिण भारत के जो समुद्रगुप्त के समकालीन शासक हैं उनके बारे में, और इसी के साथ साथ उनके राज्य कौन से हैं इसके बारे में। तो जो धनंजय हैं इनका जो राज्य है वो कुस्तलपुर है। जो नीलराज हैं इनका राज्य जो है ये अमुक्त है। उग्रसेन जो शासक हैं इनका जो राज्य क्षेत्र है वो पालक्का है। और जो विष्णुगोप हैं इनका जो राज्य क्षेत्र है वो कांची है। ठीक है, तो याद रखना धनंजय का कुस्तलपुर है, नीलराज का अवमुक्त है, उग्रसेन का क्षेत्र है पालक्का और विष्णुगोप का जो है ये कांची है। ठीक है। पूछा गया था कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। तो याद रखना जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं इन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। ठीक है। दिल्ली की जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में एक लौह स्तंभ जो है तो पूछा गया है कि उस मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी याद रखना। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो इसका आंसर है गुप्त वंश। याद रखना हूणों का जो पहला आक्रमण होता है वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय लिख रखा है मैंने। खैर, हूणों का जो पहला भारतीय आक्रमण है ये गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और ये भी याद रखना कि स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह पराजित भी किया था। ठीक है, तो हूणों के राजवंश से सर्वाधिक जो विचलित हुआ वो कौन सा वंश था, गुप्त वंश। इस बात को भी याद रखना। और पहला जो हूण आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, ये बात भी याद रखना। पूछा गया था कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो याद रखना जो भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और ये भी याद रखना कि जो भीतरी स्तंभ लेख है ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पूछा गया था कि भीतरी स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, शक विजेता के शासक को कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा जिनका नाम है रुद्र सिंह थर्ड, रुद्र सिंह तृतीय, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त करके पश्चिम भारत से शक सत्ता का उन्मूलन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम भारत से शक सत्ता का ही उन्मूलन कर दिया था किसने, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और ये भी याद रखना कि शकों को हराने के कारण ही चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है। इनकी एक उपाधि शकारी भी है। ठीक है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है। तो याद रखना रजत सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। इन रजत सिक्कों का जो तौल था वो कितना था, 30 से 33 ग्रेन था। और ये भी याद रखना कि इन रजत सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रुपयक या रूपक कहा जाता था। इन रजत सिक्कों को किसने जारी किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर पूछा गया था कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो एक तो हूण आक्रमण को गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। दूसरा जो गुप्त साम्राज्य में प्रशासन का जो ढांचा था वो सामंतीय ढांचा था, सामंतवादी व्यवस्था आपको गुप्त काल में देखने को मिलती है, तो एक ये भी कारण माना जाता है। और तीसरा उत्तरवर्ती गुप्त जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, इसको भी माना जाता है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया था कि शकों की विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत अर्थात चांदी की मुद्रा चलवाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने ऐसा किया था। तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार जो चांदी की मुद्रा है, रजत मुद्रा है, वो चलवाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं जिनका नाम है फाहियान, ये भारत कब आए थे। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है ये कब भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश में किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो वाकाटक वंश में किया था। और वाकाटक जो शासक रुद्रसेन सेकंड है, रुद्रसेन द्वितीय,
के बारे में याद रखना। वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था प्रभावती गुप्ता का विवाह। ठीक है। फिर पूछा गया था प्रवरसेन प्रथम के बारे में। प्रवरसेन प्रथम कौन है? तो वाकाटक राजवंश के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो प्रवरसेन प्रथम माने जाते हैं। इनका जो साम्राज्य है ये उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में दक्कन के क्षेत्र तक अर्थात हैदराबाद तक था। तो याद रखना प्रवरसेन प्रथम का जो साम्राज्य है ये आपका उत्तर में विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड से स्टार्ट होता है और दक्षिण में हैदराबाद तक था। अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे। आप जानते हैं कि जो वाकाटक राजवंश के संस्थापक हैं वो विंध्य शक्ति हैं और जो प्रवरसेन प्रथम हैं ये इनके पुत्र हैं। किसके? विंध्य शक्ति के। प्रवरसेन प्रथम का जो उल्लेख है ये पुराणों में प्रवीर नाम से मिलता है। तो याद रखना प्रवीर जो है किसका नाम है? प्रवरसेन का ही नाम है। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम प्रवरसेन प्रथम ने ही सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो इस बात को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया है कि कौन सा प्रथम अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो ये अभिलेख है दसपुर अभिलेख। जो दसपुर अभिलेख है ये विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाने वाला अभिलेख है। ठीक है। मंदसौर अभिलेख के बारे में पूछा गया था कि जो मंदसौर अभिलेख है वो किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो याद रखना मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करता है। ठीक है। रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है उसकी जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी भी दसपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है। दसपुर शिलालेख या दसपुर अभिलेख को दसपुर अभिलेख में दसपुर को क्या कहा गया है? तो याद रखना दसपुर अभिलेख में दसपुर जो क्षेत्र है उसको पश्चिमपुर भी कहा गया है। तो ये भी याद रखना। दसपुर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने दसपुर अभिलेख की रचना की थी। क्या नाम है? वत्स भट्टी। ठीक है। फिर हम कुछ शासक और उनकी रानियों के बारे में जानते हैं। जैसे चंद्रगुप्त की जो रानी है वो है कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी जो है दत्ता देवी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रानी है कुबेर नागा हैं। और जो कुमारगुप्त प्रथम है इनकी जो रानी है उनका नाम अनंत देवी। तो इसके बारे में भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं गुप्त कालीन प्रशासनिक विभाजन के बारे में। तो गुप्त काल में जो सबसे बड़ी बॉडी होती थी वो राष्ट्र होती थी और उसका जो प्रशासक होता था या उसका जो मुख्य होता था वो सम्राट होता था। फिर भुक्ति का वर्णन मिलता है। भुक्ति के नीचे विषय और विषय के नीचे वीथी और वीथी के नीचे जो है ये ग्राम होते थे। ठीक है। भुक्ति का प्रमुख उपरिक होता था, विषय का विषयपति होता था। वीथी का जो प्रमुख है ये वीथी महत्तर या आयुलन भी कहलाता था। और ग्राम का जो प्रमुख है ये ग्रामिक या अष्टाकुलाधिकारी भी कहलाता था। याद रखना पूछा क्या गया था? जो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन है उसमें पूछा गया था भुक्ति, विषय, वीथी और ग्राम के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर पूछा गया था कि गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार है वो किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल से संचालित होता था। तो इस बात को याद रखना। और जो पश्चिम भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन से हैं? तो भृगुकच्छ या भड़ौच बंदरगाह जो है ये पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था। पूछा गया था कि गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र या प्रसिद्ध केंद्र कौन से थे? तो याद रखना गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु ये वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। इनके बारे में याद रखना, चारों के बारे में, गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु। वस्त्र उद्योग जो था ये गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। तो इसके बारे में याद रखना। पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? तो सार्थवाह जो है ये वैश्य वर्ण को कहा जाता था। किस काल में? प्राचीन काल में। फिर पूछा गया था धन्वंतरी कौन है? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इनके नवरत्नों में से एक थे। कौन? धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लीलावती जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। इसके बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। तो पूछा था कि चीनी यात्री जो फाहियान है ये किस काल में भारत आया था? तो गुप्त काल में भारत आया था। इसने पाटलिपुत्र में एक बड़े अस्पताल का उल्लेख किया है जहाँ पर निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चीनी यात्री फाहियान है
इसने किस शहर में एक बड़े अस्पताल का उल्लेख किया था? तो याद रखना पाटलिपुत्र शहर में इसने एक अस्पताल के बारे में बताया था। ठीक है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्योतिष से संबंधित थे? तो उनका नाम है छपड़क। छपड़क जो थे वो ज्योतिष से संबंधित विद्वान थे, एस्ट्रोलॉजर थे। कौन? छपड़क। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ महाकवि कौन थे? तो वो थे कालिदास। इनके बारे में भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट की जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्टियम। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को वाराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? तो वो है कायथा। कायथा कहाँ पड़ता है? कायथा उज्जैन में पड़ता है, मध्य प्रदेश उज्जैन में पड़ता है। और कायथा का प्राचीन नाम भी इम्पॉर्टेंट है, कपित्थक था। तो ये भी याद रखना। ठीक है। वाराह मिहिर का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है? कायथा। कायथा कहाँ पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता है और जो गुप्तकालीन रजत मुद्रा है उसको रूपक कहा जाता था। तो दोनों के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। दीनार और रूपक ये क्या है? ये गुप्तकालीन मुद्राएं हैं। दीनार जो है ये स्वर्ण मुद्रा है और रूपक जो है ये रजत मुद्रा है। पूछा गया था कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम सिक्के जारी करने का जो कार्य है वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इनके बारे में याद रखना। ठीक है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो याद रखना स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि जो उच्च वर्ण के लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। किस काल में? गुप्त काल में। नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एरण अभिलेख जो है वहाँ से प्राप्त हुआ है। एरण अभिलेख किसका है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त का है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। एरण अभिलेख कब का है? तो 510 ईस्वी का है और एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी? तो 319 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। ठीक है। गुप्त संवत के बारे में याद रखना कब का है? 319 ईस्वी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं सम्राट और उनकी उपाधियों के बारे में। जैसे अशोक ने प्रियदर्शिन या प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी या प्रियदर्शी भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। समुद्रगुप्त ने परिक्रमांक की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इनको याद रखना। पूछा गया था कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखना गुप्त काल की प्रमुख विशेषता है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो वो गुप्त वंश है। गुप्त वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को बहुत सारे गांव जो है दिए थे। किसमें? अनुदान में। पूछा था कि किस वंश का शासनकाल प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहलाता है? तो याद रखना गुप्त काल को ही प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग अर्थात 1/6। और जो प्रायः सभी धर्मशास्त्र हैं उनमें भी जो भू राजस्व की दर है वो 1/6 ही है। तो इसको भी याद रखना। फिर पूछा गया था कि अपहृत क्या है? अपहृत भूमि क्या है? तो जो बिना जोती हुई जंगली भूमि है उसे ही अपहृत भूमि कहा जाता था। ठीक है। फिर कुल्यावाप और द्रोणवाप के बारे में पूछा गया है। तो याद रखना कुल्यावाप, द्रोणवाप और अक्षवाप अधवाप जो है ये तीनों क्या हैं? ये भूमि माप की इकाइयाँ हैं। प्राचीन काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो सिंचाई कर को उदक भोग कहा जाता था। उदक भोग जो वर्ड है याद रखना किसको कहा जाता है? सिंचाई कर को कहा जाता था। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त काल में कर रहित भूमि किसे दी जाती है? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को गुप्त काल में कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी। और ये भी याद रखना कि उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। फिर आगे चलते हैं।
गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो कर रहित भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। तो एक तो ये याद रखना, जो अग्रहार है वो कर रहित भूमि होती है। दूसरी बात ये याद रखना कि गुप्त काल में किन्हें कर रहित भूमि दी जाती थी, मंदिरों को दी जाती थी और ब्राह्मणों को दी जाती थी। ब्राह्मणों के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। वारंगल के बारे में पूछा गया है। वारंगल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? पूछा गया है कि 3री शताब्दी में वारंगल जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना, लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था वारंगल। ठीक है, फिर पूछा गया था कि घंटासाला, कंदूरा और चौल ये क्या है? तो याद रखना, घंटासाला, कंदूरा और चोल ये गुप्त काल के बड़े बंदरगाह शहर हैं जहाँ से विदेशी व्यापार जो है संपन्न होता था। ठीक है, तोरमाड़ के बारे में पूछा गया था। तोरमाड़ क्या है? तो याद रखना, तोरमाड़ जो है ये भारत पर होने वाले दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। कौन? तोरमाड़। पूछा गया था कि किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो मिहिर कुल को जो है यशोधर्मन नाम के जो शासक हैं उन्होंने पराजित किया था। याद रखना कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख से पता चलता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंहगुप्त, बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन, जिनके बारे में अभी हमने बात की, तो दोनों को याद रखना। एक तो नरसिंहगुप्त बालादित्य और दूसरे यशोधर्मन, इनके द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया गया था। किसको? मिहिर कुल को। मिहिर कुल कौन है? तो ये हूण शासक है मिहिर कुल, और इनको पराजित किया था दोनों ने, नरसिंहगुप्त बालादित्य ने और यशोधर्मन ने। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? 518 ईस्वी में की थी और ये 3 वर्ष तक रहा और बौद्ध धर्म की इसने प्रतियाँ एकत्रित की थी। तो इसके बारे में याद रखना, 3 वर्ष की यात्रा में सुंगयुन ने बौद्ध धर्म की बहुत सारी प्रतियां एकत्रित कर रखी थी। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के जो शासक थे नाम था मेघवर्मन। इन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो याद रखना, वो राजा कौन से हैं? गुप्त शासक समुद्रगुप्त हैं। इन्होंने, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से जो है परमिशन ली थी। कहाँ पर? गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए। श्रीलंका का जो शासक है मेघवर्मन, ये समुद्रगुप्त का समकालीन था। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड याद रखना 350 से 375 का है। गुप्त शासकों के संदर्भ में पूछा गया था। गुप्त शासक जो है ये अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। बिल्कुल ठीक बात है। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, एकदम ठीक है। और गुप्त प्रशासन का जो स्वरूप है वो कैसा था? तो वो याद रखना, वो संघात्मक था। ठीक है, केंद्रीकृत नहीं था। क्या था? संघात्मक था। गुप्त काल के दौरान भारत में जो बलात् श्रम था, जिसे विष्टि भी कहते हैं, वो किस संदर्भ में देखा जाता था? तो याद रखना, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम को राज्य की आय का स्रोत माना जाता था और जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। किसको? विष्टि को। पूछा गया था कि शतरंज का खेल जो उद्भूत हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ओरिजिनेट कह सकते हैं। कहाँ पे हुआ है ओरिजिनेट? तो भारत में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया था कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई पुस्तक जिसका नाम है मृच्छकटिकम, तो एक तो ये याद रखना कि जो मृच्छकटिकम पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शूद्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। दूसरी बात ये है कि मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के बारे में है जो मृच्छकटिकम है। इसका थीम जो है यही है। सांख्य दर्शन का आचार्य कौन माने जाते हैं? सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। फिर पूछा गया था योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि जो हैं वो योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है या फिर सांख्य दर्शन का जो मुख्य आधार है वो क्या है? तो सतकार्यवाद जो है ये सांख्य दर्शन का मुख्य आधार माना जाता है। फिर पूछा गया था अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है अष्टांग योग में? तो याद रखना, अष्टांग योग में आपका क्या क्या शामिल है इसके बारे में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि,
ये हैं अष्टांग योग, तो इनके बारे में याद रखना। यम, नियम और आसन, ये ऊपर के जो 3 हैं यम, नियम और आसन, ये बहिरंग साधना या बाह्य अभ्यास कहलाते हैं। और जो धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात नीचे के जो 3 हैं ये अंतरंग साधना या आंतरिक अभ्यास कहे जाते हैं। तो इसके बारे में याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था महाभाष्य के लेखक कौन हैं? तो महाभाष्य के जो लेखक हैं ये पतंजलि हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पतंजलि हैं ये किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग जो हैं, शुंग शासक, उनके समकालीन थे पतंजलि। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो उदयन माने जाते हैं, उदयन। और इसी के साथ साथ गंगेश को भी कहीं कहीं नव्य न्याय संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, तो इसको याद रखना। ठीक है। पूछा गया था कि किसने कहा था कि चेतन शरीर ही आत्मा है? तो ये चार्वाक दर्शन से संबंधित बात है। चेतन शरीर ही आत्मा है, ये चार्वाकों का मानना है। चार्वाक दर्शन जो है ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। और ये भी याद रखना कि चार्वाक दर्शन ने चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में काम को परम पुरुषार्थ किसने माना है? तो चार्वाक दर्शन ने माना है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली को लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है, या फिर चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें याद रखना। फिर पूछा गया था कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम हैं, और गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। मीमांसा के प्रणेता कौन हैं? तो जैमिनी हैं। न्याय दर्शन में ज्ञान को बुद्धि और उपलब्धि का पर्याय माना जाता है। किसको? ज्ञान को। तो पूछा जाता है कि न्याय दर्शन में बुद्धि और उपलब्धि को किसका पर्याय माना गया था? तो याद रखना न्याय दर्शन में ज्ञान को बुद्धि और उपलब्धि का पर्याय माना गया है। ठीक है। फिर हम प्रमुख दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके के बारे में जानते हैं कि इस दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का क्या तरीका है। जैसे न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान के द्वारा। सांख्य दर्शन जो है ये वास्तविक ज्ञान के अभिग्रहण की बात करता है। और जो वेदांत दर्शन है ये आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की बात करता है। जो कर्म का सिद्धांत है, नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। जो मीमांसा दर्शन है ये वेद को शाश्वत सत्य मानता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा दर्शन है जो वेद को शाश्वत सत्य मानता है? तो याद रखना जो मीमांसा दर्शन है ये वेद को शाश्वत सत्य मानता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था अपूर्व का जो सिद्धांत है वो किस दर्शन से संबंधित है? तो याद रखना अपूर्व का जो सिद्धांत है ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक दर्शन जो है उसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस दर्शन ने किया? वैशेषिक दर्शन ने। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जो महर्षि कणाद हैं उनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन या नास्तिक विचारधारा किनकी है? बौद्ध, जैन और चार्वाक, ये तीनों नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इनकी जो विचारधारा है वो कैसी है? वो नास्तिक विचारधारा के अंतर्गत आती है। ठीक है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? आदि शंकराचार्य हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आदि शंकराचार्य। और ये भी याद रखना कि आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। आगे चलते हैं। अद्वैत वेदांत जो है, अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है इसके संपादक कौन है? या विशिष्टाद्वैत भी कहा जाता है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के जो संपादक हैं वो रामानुजाचार्य जी हैं। फिर पूछा गया था कि ह्वेनसांग जो हैं, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हैं, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो याद रखना हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। कौन? ह्वेनसांग। ठीक है। आगे चलते हैं। खट दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। तो याद रखना कई बार इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। खट दर्शन की बात और उनके प्रवर्तक की बात। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो गौतम ऋषि हैं। जो पूर्व मीमांसा दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सांख्य दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये आपके कपिल मुनि हैं। और जो वेदांत दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक वादरायण हैं या बादरायण हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो उलूक कणाद मुनि हैं। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो वो पतंजलि हैं। तो ये भी याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर संवत्सर पूछा गया था और पूछा गया था उसके टाइम पीरियड के बारे में। जो विक्रम संवत्सर है ये 58 ईसा पूर्व का है। शक संवत्सर ये 78 ईस्वी का है। और याद रखना जो शक संवत्सर है इसके प्रवर्तक कनिष्क हैं। जो गुप्त संवत्सर है ये 320 ईस्वी का है। हालांकि मूलतः ये है तो 319 ईस्वी का, लेकिन ऑप्शन में 320 दिया गया था तो निकटतम उत्तर जो है ये 320 ही माना गया है, ठीक है। जो कली संवत्सर है ये 3102 ईसा पूर्व माना गया था। फिर पूछा गया था गधैया के बारे में। गधैया क्या है? तो याद रखना ये रजत सिक्का है। गधैया क्या है? ये एक रजत सिक्का है, इसके बारे में पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि किस संवत को कृत संवत और मालव संवत कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत को ही कृत संवत भी कहा जाता है और इसी को मालव संवत भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार किन शासकों का जो मूल स्थान है वो प्रतिष्ठानपुर है? तो याद रखना पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी जो शासक हैं इनका मूल स्थान क्या है? प्रतिष्ठानपुर है। प्रतिष्ठानपुर कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज में पड़ता है। मौखरी शासकों की राजधानी क्या है? तो याद रखना जो कन्नौज है ये मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी मूलतः कौन थे? तो याद रखना मूलतः गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। कौन? मौखरी जो थे ये गुप्तों के सामंत थे और ये मूल रूप से गया के निवासी थे। पूछा गया था कि जो सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख। फिर बात करते हैं वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन हैं? तो वर्धन राजवंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं। फिर पूछा गया था कि हर्ष के समय की सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो एक तो हर्षचरित से प्राप्त होती हैं और दूसरा राजतरंगिणी से भी हर्ष के समय की कुछ सूचनाएं जो हैं प्राप्त होती हैं। हर्षचरित बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और जो राजतरंगिणी है इसके जो लेखक हैं वो कल्हड़ हैं, तो इनको भी याद रखना। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। किस स्थान पे किया था? एक तो कन्नौज में, दूसरा प्रयागराज में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कन्नौज और प्रयागराज में। हर्षवर्धन के समय असम पर किस शासक का शासन था? तो भास्कर वर्मन का था। भास्कर वर्मन कौन है? तो ये असम कामरूप जो क्षेत्र है असम का, वहाँ पर वर्मन राजवंश के अंतिम शासक थे। कौन? भास्कर वर्मन। फिर पूछा गया था कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो वो शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। और जो पुलकेशिन द्वितीय है ये किस वंश के हैं? चालुक्य वंश के शासक हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक है। इनके जो दक्षिणी विस्तार है उस पर रोक लगाई थी किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। कब किया था? युद्ध कब हुआ था पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच में? तो ये समय जो है 618 ईस्वी मान्य है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो नगर था वो कौन सा था? तो याद रखना वो मथुरा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा जो है ये सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता था? तो कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो कौशेय शब्द है इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए होता था? तो रेशम के लिए होता था। फिर पूछा गया था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो पूछा था क्वेश्चन कि ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। और ये कहाँ पर है नालंदा विश्वविद्यालय? तो याद रखना ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर है? बिहार में। भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो इनकी जो रचना है सियूकी, मुख्य कारण है सियूकी में इनका यात्रा वृत्तांत वर्णित है। किसका? ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग ने भीलमाल की भी यात्रा की थी, तो ये भी याद रखना ह्वेनसांग ने भीलमाल की यात्रा की थी। चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किस नाम से किया है? येंतु तथा थियांतु, इन दोनों नामों से
चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किया था। फिर पूछा गया था कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा क्षेत्र था, तो कन्नौज जो है ये गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, याद रखना। पूछा गया था सामंतवाद का जो विकास है वो कब हुआ, तो याद रखना गुप्त काल की बात है। सामंतवाद का विकास जो है ये गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और इस काल में भूस्वामी जो है भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, तो इसके बारे में याद रखना। विदेशी यात्रियों का क्रम पूछा था, तो पहले फाहियान आए थे और फाहियान के बाद ह्वेनसांग आते हैं, फिर इत्सिंग आते हैं और लास्ट में कौन आते हैं, अलबरूनी। ठीक है। मुल्तान का जो सूर्य मंदिर है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है वह ह्वेनसांग ने भी किया है, अबू जईद ने भी किया है, अल मसूदी ने भी किया है और अलबरूनी ने भी किया है। तो पूछा था मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख किसने किया है, तो ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी और अलबरूनी इन सब ने किया है। जो सामपुर यात्रा उत्सव है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना ये सूर्य पूजा से संबंधित है। फिर पूछा गया था यशोधर्मन का जो सौंधनी अभिलेख है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता वासुल कवि हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर हम जानते हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन कौन से हैं, तो याद रखना शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी जो कि हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। ये 4 कहाँ कहाँ पर स्थित हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो एक तो श्रृंगेरी है, कहाँ पर है, कर्नाटक में, दक्षिण में जो है कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ है और उत्तर में जो है उत्तराखंड में ज्योतिष मठ है और पूर्व में ओडिशा में पुरी में है और पश्चिम में जो है ये गुजरात के द्वारका में स्थापित किया था। तो ये 4 मठ हो गए, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, जो भी आप कह सकते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। फिर हम बात करते हैं प्रसिद्ध स्थल और उनसे संबंधित राज्य के बारे में। जो भीलसा है कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। द्वार समुद्र इसी को हलेबीडु भी कहते हैं, ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। गिरिनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और स्थानेश्वर या थानेश्वर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण राजा और दरबारी कवि के बारे में। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके दरबारी कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास हैं। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हैं ये हरिसेन हैं। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं ये वाण भट्ट हैं और जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे वो अमीर खुसरो थे। तो इसको याद रखना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। क्लास थोड़ी लंबी थी क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा था, 200 लगभग क्वेश्चन इससे पूछे गए थे गुप्त और गुप्तोत्तर काल से। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।